समझते हैं आज के इस वीडियो लेसन में एन फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। प्रीवियस वीडियो लेसन में हमने डिस्कस किया था नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी अगर आपको फाइंड आउट करना है किसी भी सॉल्यूशन का, तो उसमें एन फैक्टर की ज़रूरत होता है, क्योंकि नॉर्मलिटी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको चाहिए। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 1000 से, और इसको डिवाइड करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब यहाँ पे नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, इक्विवेलेंट मास। तो किसी भी सॉल्यूट की इक्विवेलेंट मास अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये बराबर होता है बेटा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास जो है, किसी भी कंपाउंड की इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ रहा है, यहाँ पर एन फैक्टर। और एन फैक्टर जो है हर कंपाउंड में अलग अलग तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एसिड के केसेस में डिस्कस करेंगे एन फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है एसिड में। तो एसिड में एन फैक्टर्स जो है, एसिड में एन फैक्टर जो है वो इसी की बेसिसिटी के बराबर होता है। बेसिसिटी, बेसिसिटी का मतलब होता है कि एसिड के पास नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। ठीक, अगर आप एसिड को जो है एक्वस मीडियम में कितना H प्लस आयन जो है डिसोसिएट हो सकता है, उसके बराबर उसी का एन फैक्टर होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, अगर मैं HCl की बात करूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, अगर ये एक्वस मीडियम में जो है डिसोसिएट्स होता है इस तरीके से, और हाइड्रोनियम आयन देता है प्लस क्लोराइड आयन। ठीक, तो यहाँ पर जो H प्लस आयन और क्लोराइड आयन से यहाँ पर HCl डिसोसिएट जब होता है तो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन बनता है। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये कितना H प्लस आयन दे सकता है, 1। सो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन जो है इसके पास कितना है, 1 है। सो HCl में जो एन फैक्टर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो वो हो जाएंगे बेटा एन फैक्टर इज इक्वल टू 1। अब मुझे HCl का अगर इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl इज इक्वल टू, यहाँ पर आएंगे मॉलिक्यूलर वेट, इसका 36.5 होता है मॉलिक्यूलर वेट, और डिवाइडेड बाय 1 करना है। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पर 36.5 आ रहा है, दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl। इसी तरह अगर आप H2SO4 की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड जो है पानी में डिसोसिएट्स होता है। ठीक, और ये 2 H प्लस आयन देता है, प्लस SO4 ट्वाइस माइनस सल्फेट आयन्स एक्वस मीडियम में। तो यहाँ पर देखो सल्फ्यूरिक एसिड जो है कितना H प्लस आयन दे रहा है, 2। मीन्स इसके पास नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने हैं, 2 है। सो H2SO4 की केसेस में जो एन फैक्टर है वो कितना होगा, 2। अगर इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है H2SO4 का, तो यहाँ पर आएंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 2। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, और जो वैल्यू आएगा वो क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह किसी भी एसिड में एन फैक्टर जो है इसकी बेसिसिटी के बराबर आता है। अगर मैं यहाँ पर H3PO4 की बात करूँ, फास्फोरिक एसिड, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने हैं, 3। तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो जाएंगे इसकी केसेस में, 3। इस तरीके से अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं, CH3COOH एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने हैं, 1। तो यहाँ पर से फॉर एग्जांपल एन फैक्टर्स जो है एसिटिक एसिड के केसेस में कितना है, 1। याद रखना, जो हाइड्रोजन एटम जो है कार्बन के साथ अटैच होता है वो रिप्लेसेबल नहीं होता है। रिप्लेस एक्वस मीडियम में वही होता है जो ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच हो। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन लगा है, सिर्फ एक है, तो एन फैक्टर कितना आएगा, 1। कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे अगर आप मैं यहाँ पर H3PO3 की बात करूँ, फास्फोरस एसिड की, तो यहाँ पर एन फैक्टर जो है यहाँ पर आप के हिसाब से 3 होना चाहिए, लेकिन इसका एन फैक्टर जो है 2 होता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट फास्फोरस के साथ अटैच होता है। और ये जो हाइड्रोजन एटम है वो ऑक्सीजन के साथ नहीं लगा है, वो फास्फोरस के साथ है, तो ये नॉन आयोनाइजेबल है, नॉन आयोनाइजेबल। तो ये रिप्लेस नहीं होता है। तो रिप्लेस कौन सा होगा, सिर्फ जो ऑक्सीजन के साथ लगा हो, ऑक्सीजन के साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन लगा है, तो इसीलिए एन फैक्टर कितने हैं, 2। इस तरीके से अगर मैं
PO2 की बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर n फैक्टर इस बार जो है इसकी n फैक्टर जो है 1 हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे इस बार फास्फोरस के साथ 2 हाइड्रोजन एटम इस तरीके से लगा होगा जो बिल्कुल क्या होगा, नॉन आयोनाइजेबल होगा, और एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन एटम जो कि क्या है, आयोनाइजेबल है। सो n फैक्टर कितना हो जाएंगे इसका 1। ठीक, तो इस तरीके से एसिड के केसेस में हम क्या करते हैं, n फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं n फैक्टर्स। ठीक, अगर आप बेस की बात करें, बेस की केसेस में, ठीक, बेस की केसेस में n फैक्टर जो है, n फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल OH माइनस आयन। ठीक, बेस की केसेस में ये देखना है कि OH माइनस आयन जो है कितने इसके पास है, उतना उसका n फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें NaOH, तो यहाँ पर इसकी n फैक्टर जो है, n फैक्टर कितना हो जाएंगे, यहाँ पर OH 1 है तो यहाँ पर n फैक्टर 1 आएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो n फैक्टर्स यहाँ पर आएंगे, जैसे यहाँ पर OH कितने हैं 2, तो यहाँ पर n फैक्टर कितने हो जाएंगे 2। इस तरीके से अल्मोनियम अगर ट्राई हाइड्रोक्साइड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर OH माइनस आयन कितने हैं 3, तो यहाँ पर n फैक्टर कितने हो जाएंगे 3। तो याद रखना है बेस के केसेस में n फैक्टर जो है OH माइनस आयन कितने हैं उसके बराबर होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है, अगर आपके पास एसिडिक ऑक्साइड्स है, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स है, एसिडिक ऑक्साइड के केसेस में n फैक्टर जो है बेटा, n फैक्टर ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, n फैक्टर्स बराबर होता है कि वो एक बेस में से कितना OH माइनस आयन जो है रिप्लेस करता है, उतना उसी के बराबर जो है n फैक्टर जो है उस एसिडिक ऑक्साइड का होता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूँ, ठीक है, तो इसका n फैक्टर मुझे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसको एक बेस के साथ हम रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर बनेगा बेटा सोडियम सल्फाइड, दैट इज Na2SO3 प्लस क्या बनता है, वाटर। ठीक, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन साल्ट प्लस वाटर बनता है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर ये बैलेंस करो पहले, यहाँ पर 2 सोडियम है तो यहाँ पर 2 सोडियम लगा दो, तो बाकी सब बैलेंस है एटम, आप खुद से चेक कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर क्या है, देखो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ये 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर 1 मोल है इसका, 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड में से 2 मोल OH माइनस आयन रिप्लेस कर रहा है। सो n फैक्टर जो हो जाएंगे इसका, n फैक्टर 2 हो जाएंगे। तो याद रखना एसिडिक ऑक्साइड में का n फैक्टर जो है बराबर होता है बेस में से कितना OH माइनस आयन रिप्लेस करता है, उतना बराबर जो है n फैक्टर एसिडिक ऑक्साइड का होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, सॉल्ट आपके पास Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट आएंगे प्लस क्या बनेगा, वाटर। ठीक, इसको फिर से बैलेंस कर दो, यहाँ पर 2 लगाओ, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इधर देखो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल OH माइनस आयन NaOH में से रिप्लेस कर रहा है। सो n फैक्टर ऑफ CO2 इज 2। इस तरीके से आप SO3 में चेक कर सकते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेक कर सकते हैं, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में इस तरीके से आप n फैक्टर जो है चेक कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर n फैक्टर जो है, अगर n फैक्टर जो है एटम की केसेस में, याद रखना अगर n फैक्टर एटम की केसेस में कैलकुलेट करना है तो एटम की केसेस में n फैक्टर जो है एटम की वैलेंसी के बराबर होता है। ठीक, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम का n फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है। तो हम सबको पता है क्लोरीन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी है वो 1 होता है, सो इसका n फैक्टर भी कितना हो जाएंगे, 1। ठीक, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के n फैक्टर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसकी वैलेंसी कितना होता है, 2, तो n फैक्टर भी कितना होता है, 2। इस तरीके से अगर मैं सल्फर की बात करूं तो वैलेंसी कितना होता है, 2, n फैक्टर कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो वैलेंसी कितना होता है, 3, तो n फैक्टर कितना हो जाएंगे, 3। तो याद रखना यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि एटम के अंदर n फैक्टर जो है उसके वैलेंसी के बराबर होता है। ठीक, अगर आप मॉलिक्यूल्स का देखें, मॉलिक्यूल्स के अंदर n फैक्टर की कैलकुलेशन करें, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2, इसमें n फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में जो n फैक्टर जो है वो बराबर होता है बेटा वैलेंसी
के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देखें तो एक ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एटम कितने हैं 2, तो यहाँ पर हो जाएंगे एन फैक्टर 2 × 2 = 4। ठीक है, 4 इज द एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर मैं क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करूं, ठीक है, एन फैक्टर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एक क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है 1, लेकिन क्लोरीन कितने हैं 2, तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 × 1 दैट इज 2। ठीक है, एन फैक्टर ऑफ क्लोरीन इज 2। अगर मैं यहाँ पर P4 मॉलिक्यूल की बात करूं, एक फास्फोरस का वैलेंसी कितना होता है 3, फास्फोरस कितने हैं यहाँ पे 4, तो एन फैक्टर कितना हो जाएंगे 3 × 4 दैट इज 12। ठीक है, तो इस तरीके से मॉलिक्यूल के अंदर एन फैक्टर जो है एटॉमिसिटी इंटू क्या करना है, एटॉमिसिटी इंटू वैलेंसी करना है। ठीक है, अगर आप एटॉमिसिटी इंटू वैलेंसी करेंगे तो उस समय मॉलिक्यूल का एन फैक्टर जो है इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल का। अगर साल्ट की बात करें, साल्ट की केसेस में किस तरीके से एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हम सॉल्ट के केसेस में बात करेंगे। ये सॉल्ट है, सॉल्ट के केसेस में एन फैक्टर जो है हमेशा याद रखना इसके वैलेंसी के बराबर होता है। वैलेंसी ऑफ मेटल आयंस, जो सॉल्ट में मेटल आयंस है उसकी वैलेंसी के बराबर होता है, या उसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप कह सकते हैं, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं NaCl की बात करूं, सोडियम क्लोराइड के केसेस में अगर आपको एन फैक्टर देखना है, एन फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पर सोडियम मेटल की वैलेंसी को देखना है। क्लोरीन पे -1 होता है, सोडियम पे कितना होता है +1, तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो जाएंगे 1। अगर आप Al2SO4 3 टाइम्स एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें, एन फैक्टर कैलकुलेट करना है एल्यूमिनियम सल्फेट कंपाउंड की, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसकी वैलेंसी देखना है। एक एल्यूमिनियम का वैलेंसी जो है आप सबको पता है कितना होता है 3+ होता है, लेकिन एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने हैं 2, तो यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम का कितना हो जाएंगे 2 × 3 दैट इज 6, तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो जाएंगे 2 × 3 दैट इज 6। अगर इस तरीके से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड है, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड में एन फैक्टर देखना है तो डायरेक्ट मैग्नीशियम की वैलेंसी देखो, एक क्लोरीन पे -1 होता है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 2, तो 2 क्लोरीन पे कितना हो जाएंगे -2, तो यहाँ पर यहाँ अगर 2 क्लोरीन का -2 है तो मैग्नीशियम एटम का कितना हो जाएंगे +2, तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो जाएंगे 2। तो इस तरीके से याद रखना, सॉल्ट के केसेस में एन फैक्टर वैलेंसी ऑफ मेटल आयंस के बराबर होता है, या वैलेंसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +6 है 2 का, लेकिन एक का कितना होता है +3 होता है, मैग्नीशियम का कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो ये चीज़ याद रखना है। अगर किसी भी आयंस की एन फैक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है, आयंस के केसेस में आयंस 2 टाइप के होता है, एक केट आयंस होता है, दूसरा क्या होता है एन आयंस। तो इनके केसेस में एन फैक्टर जो है, एन फैक्टर्स चार्ज के बराबर होता है, इनके ऊपर जो चार्ज है वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं एन फैक्टर मुझे कैलकुलेट करना है Fe3+ का, ठीक है, तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो जाएंगे, इसके ऊपर जो चार्जेस है, जैसे यहाँ पर कितने हैं 3+, तो एन फैक्टर कितना हो जाएंगे 3। अगर मुझे मैग्नीज है, यहाँ पर Mn+2 है, एन फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर मैग्नीज की ऊपर चार्जेस कितना है 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे एन फैक्टर 2। तो याद रखना, मेटल आयंस के केसेस में एन फैक्टर पॉजिटिव चार्जेस के बराबर होता है उसके ऊपर। और अगर कोई एनाइंस आपको दिया है, एनाइन जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मेरे पास सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पर इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो चार्जेस कितना है 2, तो एन फैक्टर कितना हो जाएंगे यहाँ पर 2। ठीक, अगर मेरे पास नाइट्रेट है NO3- का 1 है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएंगे, यहाँ पर चार्जेस कितना है 1, तो एन फैक्टर इज इक्वल टू 1। सो इस प्रकार से हम सॉल्ट, आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम, इनमें एन फैक्टर जो है कैलकुलेट करते हैं, और एन फैक्टर के कैलकुलेट करने के बाद आप इजी से इनका इक्विवेलेंट मास जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेसन में रिडॉक्स रिएक्शन के केसेस में किस तरीके से एन फैक्टर जो है कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।